नमस्कार साथियों नीतीश कुमार एक ही झटके में इतने बदल कैसे गए। पटना की राजनीतिक गलियारों से एक बहुत बड़ा सस्पेंस है ये। दिल्ली एक ही झटके में नीतीश कुमार को अपने साथ लेने के लिए तैयार क्यों हो चला है। यह पटना से लेकर के दिल्ली तक के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक गलियारों में अभी भी बहुत बड़ा सस्पेंस है। और आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी ऐसी घटना होने वाली है, इसको भाप आखिरी क्षणों तक क्यों नहीं भाप पाई। यह भी बहुत बड़ा सस्पेंस अपने आप में। तो क्या यह पूरा ऑपरेशन जिस महीन तरीके से, जिस बारीकी तरीके से चलाया गया, इसे कोई जान समझ ही नहीं पाया, कोई भाप ही नहीं पाया कि खेल कैसे हो रहा है, इस खेल के भीतर कौन कौन खड़ा है, इस खेल के कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं। लेकिन इस खेल की शुरुआत कहाँ से होती है। और सियासी तौर पर इस समय जब तेजस्वी यादव ने कहा कि सब कुछ इतनी आसानी से तो नहीं होगा जो दिखाई दे रहा है, तो एक ही झटके में दिल्ली के भीतर पैनिक बटन दबा। तो क्या सच में सब कुछ अनुकूल होकर के भी अनुकूल नहीं हो सकता है बिहार में। तो क्या सब कुछ अनुकूल होकर नहीं हो सकता, तो बिहार में दो तरफा खेल क्यों ना शुरुआत की जाए, जिसमें नीतीश कुमार को लेने के लिए दिल्ली में कोई सहमति नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो पहले वो इस्तीफा दे, फिर उनको समर्थन पत्र दिया जाएगा। यानी अपने आप को अलग थलग उसी दिल्ली ने कर लिया जहां से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। अब नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी चुनाव अगर लड़ेगी, इससे पहले बिहार के भीतर उसने कब लड़ा है चुनाव, यह जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको आज से 25 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। क्योंकि हर चुनाव के भीतर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। और बिना नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बार चुनाव लड़ा, और 2014 का लोकसभा चुनाव था, जब नरेंद्र मोदी का पताका पूरे देश भर में एक बदलाव के दृष्टिकोण से देखी जा रही थी। लेकिन इन सबों के बावजूद भी बिहार के भीतर 37% के वोट का आंकड़ा जो है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाई। चाहे एक समय उनके साथ नीतीश कुमार हो चाहे ना हो। यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार साथ नहीं थे, तब भी 37% वोट ही पड़े। जब नीतीश कुमार साथ थे और एलजेपी साथ नहीं हुआ करती थी, उस समय भी आंकड़ा करीब करीब 37, 38, 39% के आसपास ही रही, इससे ज्यादा नहीं हुआ। और जिस दौर में भारत देश की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने इस पार या उस पार खड़ा कर दिया, तो बिहार के आम वोटर भी या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा या उनके विरोध में खड़ा होगा। यानी वह भी खुले तौर पे बट जाएगा। और जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होंगे, तो फिर सर्वे रिपोर्ट जब आनी शुरू हो गई, वह प्रोफेशनल्स के जरिए वो सर्वे रिपोर्ट होती है, वो आरएसएस के अपनी सर्वे रिपोर्ट होती है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद जो निकाली गई सर्वे रिपोर्ट होती है। और हर रिपोर्ट इस बात की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही थी कि 19 के लोकसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराना ये नामुमकिन है। सियासी तौर पर नामुमकिन की परिस्थिति कहीं बहुत बड़े घाटे के सौदे की दिशा में कहीं बहुत बड़ा कर रही थी इसको। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं कि नीतीश एक ही झटके में कैसे बदल गए, सस्पेंस ही है। सवाल ये होता है कि किस प्रकार से दिल्ली की ऑपरेशन शुरू हुआ, और ना चाहते हुए भी पटना की राजभवन के भीतर भी धड़कनें तेज होने लगी, और वहां पे भी राजनीतिक मशक्कत शुरुआत हो गई उसकी। अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो पहुंचे थे, जिस दिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया, उससे एक दिन पहले वो नीतीश कुमार बिहार राजभवन गए थे, पटना के राजभवन। उस राजभवन में एक चौथा व्यक्ति मौजूद था, वो कौन होते हैं। और राजभवन की राजनीति के कुछ लेने देने की स्थिति होती नहीं है, लेकिन इस दौर में राजभवन शायद ऑपरेशन लोटस का, वह किसी भी प्रदेश के भीतर खेला गया हो, उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है राजभवन की। तो क्या ये ऑपरेशन लोटस दिल्ली से शुरुआत की गई इसकी, और पटना के राजभवन जिसके चंद फरलांग की दूरी पर एक आने मार्ग है, जहां पर नीतीश कुमार का घर होता है, जो इतना सटा होता है कि कहते हैं कि जोर से बोल दीजिएगा तो आवाज राजभवन की तरफ सुनाई दे देगा, और फुसफुसाइएगा अगर तो पता भी चल जाएगा कुछ तो हो रहा है। तो इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत दिल्ली ने क्यों किया। अब जरा उसकी पहली विसात को अगर समझने की प्रयास करें, तो खास तौर पे राम मंदिर के बनने के बाद जो 400 के नारा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकला, या फिर ये कहे कि धारा 370 के बाद की जो परिस्थितियों को अगर समझेंगे,
तो उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी का कद राजनीतिक तौर पर जितना बड़ा किया गया, वो तमाम सारी परिस्थितियां एक ही झटके में 400 पार की परिस्थिति में लाकर मोदी सत्ता को 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़ा करने की स्थिति में नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं थी। और आकलन पहली बार इस बात को लेकर के शुरुआत हुई कि अगर इंडिया गठबंधन बन रहा है, अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंच रही है, अगर उससे पहले खेल नहीं होता है और खास तौर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर बंगाल पहुंचे, तो ध्यान दीजिए, बंगाल के भीतर पहुंचने से एक दिन पहले ममता बनर्जी ऐलान कर देती है कि किसी भी हालत में अब सीटों को लेकर तालमेल कांग्रेस से नहीं होगा, यानी न्याय यात्रा पहुंचने वाली है। राहुल गांधी बंगाल पहुंचने वाला है, उससे पहले ममता बनर्जी ने एक बड़ा झटका दे दिया। बिहार के भीतर भी कल न्याय यात्रा पहुंचेगी या उससे पहले राजनीतिक घटनाक्रम ये बात बताना शुरू कर दिया कि किस दिशा में कौन सी परिस्थिति। कल तो बॉर्डर पे होगी, सीमा पे रहेगी, परसों भीतर अंदर आएगी, अब कल ही पूरा खेल पटना के भीतर हो जाना है। यानी न्याय यात्रा घुसने से एक दिन पहले बिहार की राजनीतिक ठीक उसी प्रकार से पलटेगी जैसे अपने दायरे में ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति को इंडिया को लेकर के पलट दिया। फिर सवाल वही उठ जाता है, ये ऑपरेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, और इस सारे ऑपरेशन को कितने महीन तरीके से बताया गया, फैलाया गया, इसको विस्तार किया गया, जिसकी जानकारी पटना की राजनीतिक गलियारों में भी आ नहीं पाई और सबको ये सोचते रहे कि ये सस्पेंस इतना बड़ा क्यों है। बहुत पुराने नेता हैं एक शिवानंद तिवारी। जी हाँ, जब शिवानंद तिवारी बाबा से जब उनका कहना था कि हमें याद ही नहीं कि एक ही झटके में नीतीश कुमार ऐसे कैसे बदल गए, वो एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखे थे। इससे पहले नरेंद्र मोदी से जब योगी शपथ ले रहे थे तब उनका हुआ था, और वो 2017 का जिक्र करने लगे शिवानंद तिवारी बाबा, और उस तरह किस तरह से उस दौर में भी नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीर उभर करके आए, क्योंकि पंजाब के भीतर जिस तरह से उस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ अपने हाथ में थाम कर उछाल दिया था हवा में, और एक ही झटके में बिहार की पूरी राजनीति में राजनीतिक मशक्कतें शुरू हो गई, तो वह परिस्थिति इस दौर में तो कभी नजर नहीं आती है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन्हें भी ये बात नहीं पता। तमाम कद्दावर नेताओं को अगर टटोलना शुरू करेंगे बिहार के भीतर, तो वो बात यही उनका कहना होता है कि ऑपरेशन दिल्ली का चलेगा। इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन इस बात से कोई नहीं कहता कि इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस ऑपरेशन लोटस का मतलब 3 बड़े बड़े हथियार होते हैं। पहला हथियार होता है पैसा, पद का। दूसरा होता है अगला जांच एजेंसी का, जिसमें सीबीआई ईडी होती है। तीसरा हथियार होता है राजभवन का। ये 3 हथियार, इस दौर में पद भी है, पैसा भी होगा, और इस दौर में ईडी और सीबीआई कितनी सक्रिय है, उनकी खामोशी भी ऑपरेशन का एक हिस्सा होती है। और उन कहाँ कैसे किस रूप में मूव करना है, सक्रिय होना है, ये खास तौर पर आईटी के दायरे में आने वाले जो भी विधायक एमपी एमएलए होंगे वह तो उस दायरे में आ ही सकते हैं। और अगली परिस्थिति होती है राजभवन की। यहाँ पे अंतर ये होता है कि राजभवन ज्यादा सक्रिय हो गया, राजनीतिक तौर पे, सियासी तौर पे बिहार की राजनीति के सामने जब मानचित्र के ऊपर रख करके एक एक कदम दिल्ली ने बढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर पहले ही राउंड में 2-3 बातें खुले तौर पर सामने आ गई कि अगर 1998 से ही समझना शुरू करे तो नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं थी, और नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। 1999 के भीतर जब नीतीश कुमार थे, उस समय 37.97% वोट जो है एनडीए गठबंधन को मिले थे, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ थे, और दोनों ने 32 सीटें बिहार में जीता था। जब ये 1999 की बात कर रहे हैं, 2004 के लोकसभा चुनाव में दोनों एक साथ मिलकर के फिर लड़े थे। उस समय भी 37% वोट दोनों को मिलाकर मिलते, वहां सीटें कम हो गई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब साइनिंग इंडिया फेल हो गया, 6 सीट जेडीयू को मिला था, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए में दोनों ही साथ थे, नीतीश कुमार, और 20 सीट जेडीयू और 12 सीट बीजेपी जीता था, लेकिन वोट का प्रतिशत 37.97% 38 के आसपास ही रहा, 32 सीटें जीती थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ और ही लहर थी, कांग्रेस के खिलाफ इस देश में हवा बह रही थी। उस हवा पे सवार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सवार थे, लेकिन जो गुजरात के भीतर हुआ, जो नीतीश कुमार के मन में वो सारी चीजें रही, वो जानते समझते थे कि वो बिहार की राजनीति में
मुस्लिम वोटरों का महत्व है, दलितों का महत्व है और उनको दरकिनार कभी किया नहीं जा सकता है। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में वो साथ खड़े नहीं थे, बिल्कुल अकेले थे। और एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश और लालू अगर साथ आ गए होते तो फिर बिहार की राजनीति में और 282 का आंकड़ा जो लोकसभा चुनाव में पाया गया 2014 में भारतीय जनता पार्टी छुई थी, वो छू नहीं पाती, क्योंकि 272 के आंकड़े में बहुत बड़ा लाभ उस दौर में अगर ध्यान दीजिएगा तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 22 सीट मिली थी, एलजेपी को 6 सीटें मिली थी, आरएलएसपी को 3 सीटें मिली थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के भीतर अगर जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और आरजेडी साथ अगर होती तो ये 22 का आंकड़ा नहीं होता। एक ये जो विश्लेषण अभी भी दिल्ली के भीतर बिहार को मानचित्र को सामने रखकर अक्सर किया जाता है। उस समय में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू नीतीश कुमार के पास 15.80% यानी 16% के आसपास वोट था उस समय, यानी करीब करीब 16%। आरजेडी 20% के ऊपर खड़ी थी, जो कि नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, अलग थी, अकेले थी। उसने यूपीए के दायरे में कांग्रेस के साथ खड़ी थी और कांग्रेस को 8.5% वोट पड़े थे, यानी वोट वहां बट गए। यानी भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी और आरएलएसपी 2014 के लोकसभा चुनाव में मिलाइएगा, तीनों मिलाकर तो करीब 38-39-40% से ज्यादा ये बढ़ता नहीं है। दूसरी ओर 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को अगर मिला दीजिएगा तो ये वोट परसेंट होता है एक ही झटके में करीब करीब 43% को पार कर जाती है। ये था संदेश। इससे क्या जाता है? संदेश ये जाता है कि नीतीश कुमार के साथ जो करीब करीब लगभग 16% का जो वोट है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, अपने बूथे चुनाव लड़ रहे हो, किसी के साथ चुनाव लड़ रहे हो, वह उनका कोर वोट बैंक है 16% के आसपास का। अगर वो 16% वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के या फिर एनडीए के खाते से अगर निकल करके इस समय में इंडिया के साथ अगर खड़ा होता है, फिर बिहार में सुफरा साफ होने की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि दूसरी ओर एलजेपी को साधने के लिए इस बार रामविलास पासवान नहीं है, उनके बेटे हैं चिराग पासवान, उनके भाई हैं और दोनों में झगड़ा है, दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे, यह भी सच्चाई है। और सियासी तौर पर दोनों किस रास्ते पर कितनी दूर तक एक साथ चल पाएंगे, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सस्पेंस है। तो इस पूरे ऑपरेशन का पहला हिस्सा ये होता है कि अगर नीतीश कुमार साथ होते हैं तो क्या लाभ होगा। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में खुल के सामने आ गया, जब भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें आई है, 16 सीटें जो है नीतीश कुमार ने जीत गए और 6 सीटें रामविलास पासवान जीते, यानी 40 में से 39 सीट जीत गए थे। उसको रिपीट क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि इस बार जो है तीसरी बार सवाल यह है कि सियासी तौर पर विपक्ष एकजुट है, इस देश का नजरिया बहुत साफ है और भारतीय जनता पार्टी जिन माध्यमों से संघर्ष कर रही थी उसको उसने पूरा कर दिया है। तो अब आने वाले समय में इस देश के भीतर में वह सारे सवाल उठेंगे कि उनको अपने प्रदेश में क्या क्या चाहिए। यह सारे सवाल उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने भी उठेगा, बेरोजगारों के सामने भी होगा, गरीब लोगों के सामने भी होगा, दलितों के सामने भी होगा। और ओबीसी को लेकर के जो राजनीति मथी गई, जो प्रधानमंत्री पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, इस राजनीति का एक कालखंड है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे चल पाएगा। खासतौर पे तब जब बिहार जातीय जनगणना करा चुका है, कास्ट सेंसस करा चुका है और उत्तर प्रदेश के भीतर इस बात की गूंज शुरू हो गई है। इस पूरे ऑपरेशन के साथ जो सर्वे निकल करके आता है वो अपने आप में काफी चौंकाने वाला होता है। नीतीश के बगैर कल्पना आप मत कीजिए, आपको एक चेहरा चाहिए, आपको और कोई चेहरा नहीं है। सुशील मोदी एक समय चेहरा हुआ करते थे बिहार में, लेकिन इस समय में वह किसी काम का अब रखा नहीं गया उनको। जिस लिहाज से पटना और दिल्ली के बीच घूमते रहे, आर्टिकल अखबारों में लिखते रहे, तो सांसद होकर के भी उनकी पहुंच पकड़ उस राजनीतिक जमीन से धीरे धीरे गायब होने लगी। और जब वह सत्ता में रहे तो नीतीश कुमार की परछाई के तौर पर रहे बिहार में। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और इसको बिछाने की परिस्थिति में इंतजार किया गया था कि किसी भी तरीके से इसको रोक लीजिए। 22 जनवरी तक इसकी आहट नहीं होनी चाहिए, इसकी सुगबुगाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या के भीतर राम मंदिर बनने के बाद
भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना था और उसको लेकर के पूरे देश भर में प्रतिक्रिया जब देखी जाएगी तो उसके जरिए बात समझ में आएगी कि इसका असर खास तौर पे हिंदी पट्टी और बिहार और यूपी में क्या होने वाला है। लेकिन संयोग ऐसा बना कि इतने बड़े मुद्दे का जब आखिरी हिस्से में 22 जनवरी की परिस्थितियां निकल करके आई तो उसमें जनता नहीं, उसमें उस दौर के कार सेवक वाली भावना नहीं थी। उस दौर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के स्वयंसेवकों की सोच सामूहिक और सांगठनिक तौर पर नहीं थी जो 92 में हुआ करता था, जो 1992 में हुआ करता था। चाहे या अनचाहे एक आकलन दिल्ली के भीतर इस बात को लेकर के भी हुआ कि एक इतना बड़ा इवेंट अयोध्या के भीतर राम मंदिर के जरिए जो हो गया, उस इवेंट के बाद की परिस्थिति, क्या उस इवेंट के भरोसे चलेंगे या फिर जब तक इवेंट हो रहा था तब तक तो ठीक था। ये सारे ठीक वैसी ही परिस्थिति थी जैसे जिस समय बाबरी मस्जिद का जिक्र किया जा रहा था और रथ यात्रा निकली थी और देश भर में कार सेवक एकजुट हो रहे थे। तो 6 दिसंबर 1992 से पहले की परिस्थिति और उसके बाद की राजनीति इस भारत देश में बदल गई। लेकिन इसका लाभ, उस बदली हुई राजनीति का लाभ कमंडल को नहीं मिला, वो लाभ मंडल को मिल गया। राजनीतिक तौर पर 6 दिसंबर 1992 के बाद नियम कायदे ये कहते थे कम से कम उत्तर प्रदेश के भीतर तो उस सरकार को जरूर जीत करके आना चाहिए था और बहुत बड़ी ताकत के साथ जीत करके लौटना चाहिए था जिस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। दिल्ली ने बर्खास्त कर दिया, 5 सरकारों को बर्खास्त किया, लेकिन सिवाय राजस्थान के वह कहीं भी नहीं लौट पाई और राजस्थान के भीतर भी उस समय शेखावत थे तो उनके भरोसे ही जीत मिल गई, भैरव सिंह शेखावत जी। और बिहार की राजनीतिक संकट ये है, अगर ये पूरी परिस्थिति को 22 दिसंबर को एक इवेंट, एक कार्यक्रम के तौर पे अगर देखा गया और कैबिनेट की बैठक में भी जब इस बात के ऊपर मोहर लगाने की दिशा में बात आगे बढ़ी, देखिए कैबिनेट बहुत ऐतिहासिक है। मतलब जब राम मंदिर का जिक्र हो रहा हो सालों में, ऐसा पूछो तो सालों सालों में, और मोदी बैठे उनके साथ तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, लेकिन राजनीति की नब्ज धड़क रही थी और कह रही थी इस राजनीति या इस इवेंट, इस कार्यक्रम का लाभ राजनीतिक तौर पे कैसे मिलेगा। चाहे कितना भी बड़ा इवेंट कार्यक्रम आप करवा लीजिए, देश भर के तमाम वीवीआईपी और तमाम लोकप्रिय लोगों को बुला लिया गया और इनकी संख्या बहुत बड़ी थी। एक चाक चौबंद करने की परिस्थिति विश्व हिंदू परिषद के लिए थी, चंपत राय के लिए थी, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था अमिताभ बच्चन भी आ जाएंगे, अंबानी और अडानी भी आ जाएंगे, टाटा साहब भी यहाँ बैठे होंगे और पूरी की पूरी फौज बैठी होगी विश्व हिंदू परिषद के ट्रस्ट के कार्यक्रम के भीतर। कल्पना के परे था, लेकिन पीछे भारत सरकार खड़ी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, पीएमओ इसमें काम कर रहा था, इस देश के पूरे गवर्नेंस इसमें जुटी हुई थी। लेकिन एक इवेंट, एक कार्यक्रम तो हो सकता है, लेकिन सियासी तौर पे जीत इससे कैसे मिलेगी। एक पूरी नई ऑपरेशन की बिसात दिल्ली से बिछ गई जो धीरे धीरे कर करके बिहार पहुंची। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की घबराहट अब क्या हो गई है। दिल्ली की घबराहट सबसे बड़ी अब तेजस्वी के उस प्लान या उस ऐलान को लेकर के, जब उन्होंने ये बात कह दिया कि अभी खेला खत्म नहीं हुआ है। और बिहार की राजनीति के भीतर जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर सवाल सिर्फ नीतीश कुमार भर का ही नहीं है, नीतीश कुमार से जुड़े हुए उन तमाम विधायकों का है, सांसदों का है, जो बीते करीब जितने मतलब करीब 1.5 वर्ष के आसपास से जो इस दौर में जो ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कहा, जो आरएसएस को लेकर के कहा, सियासी तौर पर आरएसएस जमीन पर काम कर रहा था, यह जानते समझते बूझते हुए कि अब नीतीश कुमार जा चुके हैं, अब वो कभी लौटेंगे नहीं। और दिल्ली की बिसात बिछ रही थी कि किसी भी हालत में उनको लेकर के आना है, इंतजार समय का कीजिए, आखिरी अंतिम मोमेंट का कीजिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कल नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठेंगे, वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की मौजूदगी कुछ ही देर बाद होगी, वह सारे के नंबर गिनेंगे, राजभवन पहुंचेंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के साथ ही वह जो है अपने नई बहुमत का पेपर भी देंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लेटर उनके साथ जुड़ा होगा। अब ये ऐसा चाहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं, आखिर ये पैनिक बटन दिल्ली के भीतर क्यों दबा। पैनिक बटन दबने के पीछे की वजह वही सर्वे है जिस सर्वे के भीतर इस बात को भी चिन्हित किया गया कि अगर नीतीश कुमार के तमाम विधायक और तमाम
एमएलए और एमपी अगर उनको उतनी ही सीट दे दी जाए तो वह चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे, इसके ऊपर संशय की बहुत बड़ी बात है। तो फिर यहीं पे सवाल होता है कि सच में उतनी ही सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी जो पिछली बार थे 17 सीटों के ऊपर, या फिर उसमें कुछ बदलाव करेंगे? तब बताया जाता है पहले प्रशासन अपने हाथ में कंट्रोल कीजिए, अन्यथा स्थिति विकट होगी। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सबको पता है कि अब पार्लियामेंट शुरू होगी, संसद शुरू होने के बाद बजट पेश हो जाएगा और बजट खत्म होते होते 9 तारीख को संसद खत्म होगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी दिन भी घंटी बजा सकता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिए। उसके बाद ये चीजें नहीं होगी तो टाइम आप मेंटेन कर लीजिए और उस समय के हिसाब से चीजों को आप डेवलप कर दीजिए। और नीतीश कुमार की जरूरत और नीतीश कुमार की पूरी मजबूरी, इन दोनों परिस्थितियों के भीतर का असल खेल, ये कहे असल खेल उस चौथे व्यक्ति ने कर दिया जो राजभवन में उस समय मौजूद था। हमने शुरुआत में ही कहा वो व्यक्ति कौन थे? सियासी तौर पे क्या दिल्ली से वो व्यक्ति भेजे गए थे या फिर उसकी मौजूदगी बिहार के राजनीतिक कद्दावर समझदार नेता के तौर पे पहचान है, समाज सेवी के तौर पे पहचान है? कौन थे उस कद्दावर व्यक्ति? कौन थे सियासी तौर पे? उस कौन से पाठ उस दौर में सामने रखा गया जिसने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है उसकी जानकारी एक शाम पहले ही हो गई थी, बिहार सरकार को पता चल गया था। और क्या क्या हो सकता था उसके बाद की पूरी परिस्थिति भी थी, लेकिन सवाल था एक कदम पहले आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सवाल ये नहीं था कि कौन जो है दूध का जला है और फूक फूक करके पी रहा है, पढ़ रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली की इतनी बड़ी जरूरत क्यों पड़ी और दिल्ली इस बात के एहसास तले क्यों खत्म हो रहा है कि अगर सियासत को अगर साधना है तो ऑपरेशन लोटस को लगातार हमेशा चालू रखना पड़ेगा। और शायद इसीलिए बंगाल के भीतर ममता बनर्जी है, बिहार के भीतर नीतीश कुमार है और पंजाब के भीतर केजरीवाल का जिक्र हो रहा है, आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जिक्र हो रहा है। और अखिलेश यादव ने भी आज हड़बड़ाहट में 11 सीटों का ऐलान क्यों कर दिया? क्योंकि बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश के भीतर ही यात्रा पहुंचनी है। ऑपरेशन के हिस्से में उत्तर प्रदेश भी आता है और इस सारे ऑपरेशन के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ मायावती ही नहीं है, वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन के भीतर के साथी सहयोगी भी है। तो इस पूरे ऑपरेशन के विषाद उस इंडिया गठबंधन को लेकर के है जिसमें प्यादे के तौर पर कहीं ममता बनर्जी को खड़ा होना है, कहीं प्यादे के तौर पर जो है नीतीश कुमार को खड़ा होना है। और जो आगे खड़ा होगा सभी को ऐसा लगेगा कि वो अपनी जगह वजीर हो गया, राजा हो गया, लेकिन ऑपरेशन उनकी लगाम जिन हाथों में है वह कल पहुंचेंगे पटना और उस उत्सव में वो शामिल होंगे जिस उत्सव को देखने के लिए भारतीय राजनीति के भीतर ऐसी परिकल्पना कभी किसी ने किया नहीं होगा जो हो रहा है। तो ऐसे में आखिर के अंत के कुछ सवाल कि क्या नीतीश कुमार जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं उसका सबसे बड़ा लाभ किसको मिलेगा? लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, विधानसभा में आरजेडी को मिलेगा। लेकिन फिर एक सवाल है कि जिस रास्ते तेजस्वी यादव और लालू यादव निकल गए हैं उस रास्ते पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बिसात डगमगा जाएगी, तब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरी बिसात की लगाम को अब भी अपने हाथ में ही रखा है, यह कहते समझते हुए कि अगर पल्ला झाड़ना पड़े तो नीतीश कुमार को ही भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी तो कहा ही नहीं कि उसने कोई ऑपरेशन किया या फिर वह साथ में खड़ी है। तय तो नीतीश कुमार कर रहे हैं और उन्हीं के तय के आसरे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि